सिट डाउन, बैठ जाइए। देखिए थियरी वाले पार्ट में आपका मास पॉइंट ज्योमेट्री के क्वेश्चन चल रहे थे। अब उन क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज PS2 के क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। जब तक क्लास लाइव है PS2 की शीट उन्हीं को मिलेगी जिनके पास छोटा वाला मोबाइल है, क्योंकि एक दिन तो बांटना ही है ना मुझे। शीट तभी मिलेगी जब आपका छोटा वाला मोबाइल है और क्लास आ रहे हैं आप। भाई कितने लोग पास छोटा वाला मोबाइल है, हाथ उठाइए। आप सभी लोग क्लास आ रहे हैं, आपको शीट मिल जाएगी और बाकी लोग अपने मोबाइल से टेलीग्राम से देखेंगे, क्योंकि हमको एक दिन बांटना ही है। अगर पता चला बच्चों को कल शीट बंटने वाली तो सब फिर से आ जाएंगे, फिर क्लास उस दिन चल पाएगी नहीं। जैसे आज ही मैंने मॉर्निंग में फाउंडेशन बैच एक छोड़ दिया है, उसमें बहुत ज्यादा बच्चे थे, सोशल डिस्टेंसिंग थी नहीं, तो इसलिए शीट वाला जो काम है वो कल आज ही मिल जाएगा आपको शीट। अभी 1-2 घंटे में टेलीग्राम पे हम डाल देंगे शीट, लेकिन बटेगा केवल उन्हीं को जिनके पास छोटा मोबाइल है। कल मिलेगा, मोबाइल दिखाइएगा, शीट लीजिएगा। क्या क्यों नहीं अंदर आने दिया जा रहा? आप 2 बैच में हैं क्या? हाँ तो बाबू 2 बैच में तो कैसे आने दिया जाएगा? आपको मजबूरी समझनी पड़ेगी थोड़ी सी। बैच कौन सा है आपका? तो आइए, हमने बोल दिया है कि सुबह 7 बजे वाले इसमें आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन अभी केवल एक बैच। शीट उठाइएगा, मैं क्वेश्चन कराता जा रहा हूं PS2 का, शीट 2 सॉरी। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास AB है, CD एक जीवा है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर। अभी आ जाएगा टेलीग्राम पे, इंग्लिश मीडियम वाले परेशान ना हो, शीट मिलेगी बाइलिंगुअल। त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या मतलब रेडियस, जीवा मतलब कॉर्ड। AC तथा BD को बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है जो बिंदु P पर मिलती है। एंगल APB का मान। एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, 3-4 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। पहला सवाल है आपका, फिगर क्लियर कट बना लिया आपने तो आंसर दिखाई देगा, क्योंकि शीट 1 आपने अच्छे से किया हुआ है। ध्यान से देखिएगा। ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास AB है, CD एक उसकी जीवा है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। AC और BD को बढ़ाया गया है जो बिंदु P पर मिलते हैं। तो APB का मान आपको बताना है। फिगर जैसे ही बनाएंगे आंसर मिलेगा। आइए देखिए फिगर बनाते हैं। ये वृत्त हो गया, AB उसकी क्या हो गई, डायमीटर हो गई, क्लियर है। और CD एक जीवा है, CD यहां पर आपने एक कॉर्ड बना लिया। ये नहीं है कि इसके ये पैरेलल है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। CD एक क्या है आपकी, जीवा है। ध्यान से देखिएगा। अब बोला गया है AC तथा BD को बढ़ाया गया है। AC को बढ़ाइए और किसको बढ़ाइए, BD को बढ़ाइए। कहां मिले हैं, P पर मिले हैं। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए APB ये कितने डिग्री का एंगल होगा। यही फिगर है। साफ साफ आप लोग फिगर बना लीजिए, दिखाई दे रहा है आपका। ये सेंटर मान लीजिए हो जाएगा O, तो AB उसका एक डायमीटर हो गया व्यास, CD उसकी हो गई जीवा, और ये जीवा बोला गया त्रिज्या के बराबर है। फिर AC और BD को बढ़ाया गया है जो कहां मिले हैं, P पर। ये जीवा आप नीचे भी ले सकते थे, तो बढ़ाते तो ये पॉइंट P नीचे होता। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फिगर बना कैसे रहे हैं। हमने इसको CD को ऊपर लिया हुआ है, तो जब भी जाएगा तो ये पॉइंट आपका P ऊपर ही मिलेगा, बाहर, आउटसाइड द सर्कल। तो आपने AC और BD को बढ़ाया है, कहां मिले हैं, P पर मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, P पर मिले हैं। तो अब देखिएगा, जब भी किसी क्वेश्चन में अगर कोई जीवा त्रिज्या के बराबर बोल दे, कोई कॉर्ड बोला है कि रेडियस के इक्वल है, तो आप कंस्ट्रक्शन करिए, वहां पर एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए बड़े आराम से। कंस्ट्रक्शन करेंगे आप, अगर इसको यहां से मिला दें और यहां से मिला दें तो क्या बनेगा,
एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। समझ में आ रहा है? तो बच्चों ये 60 डिग्री का एंगल, ये भी 60 डिग्री का एंगल और ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा। ध्यान से देखिए। और एक चीज हमने बहुत पहले पढ़ा रखा है, बोला है कि अगर कहीं पर वृत्त का व्यास दिया हो तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण ये उठाने की कोशिश जरूर करिएगा। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण अभी दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए भी एक कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। इसके लिए भी एक कंस्ट्रक्शन, आप ए को किससे मिला देंगे? डी से मिला देंगे। ध्यान से देखिएगा। अब हर एक बच्चा समझे, देखे, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। तो इधर से ये भी क्या हो गया? 90। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये 90 हो चुका है। हमने एक चीज और सिखाया है आपको, 3 काम यहां आपके जरूरत के हैं। आपका पहला काम क्या था? त्रिज्या अगर जीवा अगर त्रिज्या के बराबर है तो कंस्ट्रक्शन करके समबाहु त्रिभुज बना लीजिए, 60-60 डिग्री का एंगल दिखाई देने लगेगा। अगर कहीं व्यास बोला गया है तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण बना लीजिए। ये सब ध्यान में रखना है, ऐसा करना पड़ता है। तो आपने अर्धवृत्त में बना कोण समकोण के लिए भी कंस्ट्रक्शन कर लिया है। उसके बाद आपका ध्यान रखिए, फिर एक मुख्य चीज जो हमने आपको सिखाया है वो क्या बताया है कि सेंटर पे अगर कोई कोण बना है तो यह अवश्य देखिए कि वो किस चाप द्वारा बना हुआ है और क्या उसी चाप द्वारा कहीं कोई अन्य कोई और कोण बना है। ये देखिए, ये अनिवार्य है। क्या सेंटर पे कोई कोण बना है? आपसे मैं पूछना चाहूंगा। 60 डिग्री का कोण बना हुआ है, किस चाप द्वारा? सीडी चाप द्वारा। तो क्या सीडी चाप द्वारा कहीं कोई अन्य कोई और कोण बना है? हां, बना है, साफ दिखाई दे रहा है, CAD। तो बच्चों अगर ये 60 है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। सीधे सीधे शेष भाग पर बना कोण ये 30 डिग्री हो गया। तो ये 90, ये 30, तो ये कितना आएगा? कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। ये आपका आंसर होगा। एक बार और समझाऊंगा मैं। PS2 में आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल है और कैट के पूछे सवाल है, CDS के पूछे हुए क्वेश्चन है। शीट 2 करने के बाद आप बहुत परफेक्शन फील करेंगे ज्योमेट्री में। थियरी वाला पार्ट अभी बस थोड़ा सा बचा हुआ है, सब रटी रटाई ही थियरी है आपकी, थियरम्स हैं, उसको आपको रटना ही है। अभी उसको भी, उसमें ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं, कराएंगे उसको भी। चलिए देखिए, हो गया बच्चों। ये एक बार और देख लीजिए थोड़े बड़े फिगर में। क्वेश्चन सबने नोट कर लिया? कॉपी पे सब क्या आ चुके हैं? चलिए अब इसके बाद फिर से मैं फिगर बना रहा हूं। विशाल यादव कह रहे हैं सर जी सरकार का आदेश आ गया है, 18 जनवरी से कोचिंग संस्थान खोले जाने का आदेश जारी किया गया है। ठीक है, बढ़िया है। कॉपी हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा बाबू। 18 जनवरी, आज कौन सी जनवरी है? यहां आदेश हो गया है खोलने का, ऐसा नहीं कि आप कोचिंग बंद करिए, यहां भी आदेश हो गया है। वहां जब मीटिंग थी तो यह हुआ था कि टीचर्स ने कहा कि इतनी मजबूरी थी कि हम लोगों ने खुद कोचिंग खोल दी, तो उन लोगों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप कोचिंग चलाइए। कोचिंग बंद करने के लिए किसी सरकारी अधिकारी ने नहीं कहा है, बस ये कहा है कि कोविड का जो भी आपका मानक है उसको फॉलो करना है, नहीं तो फिर दंड का प्रावधान है। मेनली कोविड और पार्किंग दो चीजें मुख्य है। कोचिंग में पार्किंग होनी चाहिए प्रॉपरली कि रोड पे भीड़ ना लगे, और दूसरी चीज क्या है आपकी कोविड वाला प्रोटोकॉल। अब 18 से खुल जाएगा तो फिर समझिए कि आपकी सारी चीजें प्रॉपरली, मतलब अब सरकार कह दे कि प्रॉपर कोचिंग खोलने का, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से हर जगह कोचिंग चले, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये है कि बस पार्किंग वगैरह वाली चीजें उस समय भी देखनी पड़ेंगी। सारे सेंटर मेरे भी चल रहे हैं, तेलियरगंज चल रहा है, कटरा भी चल रहा है, जगराम भी चल रहा है, सारे सेंटर चल रहे हैं। ठीक है, सेंटर चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, पार्किंग प्रॉपरली होनी चाहिए। और बाकी बिल्डिंग कॉमर्शियल वगैरह वो तो एक अलग का विषय है, वो ADA का एक अलग मानक है। चलिए मैं फिगर फिर से बना देता हूं, तो आप लोग आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बस कोविड वाली चीज फॉलो करनी है। देखिए मैंने फाउंडेशन बैच आज ही बंद कर दिया, अब उनका भी क्लास लाइव करेंगे। आज कैमरा वगैरह दूसरा मंगवाया है मैंने, तो उसको अगर आज सेट हो गया तो कल से क्लास चालू हो जाएगी लाइव, नहीं तो परसों से चालू कर देंगे कि बच्चों का लोड थोड़ा कम हो जाए। यही अगर लाइव नहीं करता तो बच्चों का लोड कम होता, भरे रहते बच्चे, प्रॉब्लम होती, फिर निश्चित रूप से हम लोग को जाना होता, हमको, आपको नहीं, जेल। चलिए देखिए थोड़ा फिगर ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, कोई बात नहीं। ये AB आपका क्या है? व्यास है, डायमीटर है, ये बोल रखा है। CD इसकी क्या है? एक कॉर्ड है, जीवा है। और ये जो कॉर्ड CD है ये किसके बराबर है? ये रेडियस के बराबर है। थोड़ा और इधर बना लूं, अब ये रेडियस के बराबर दिखेगा, सही है। अब फिर बोला गया है AC और
BD को बढ़ाया, तो ऐसे ही तो बढ़ाएंगे। कहां मिला है ये? P पर जाके मिला है। तो आपको APB एंगल बताना है। सबसे पहला काम क्या होगा, अगर ये रेडियस के बराबर है तो इसको मिला दीजिए यहां से। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये कितने डिग्री का एंगल? 60 डिग्री। ये भी छोड़िए 60, अब हो जाएगा ये 60 60 60। अब एक बात और जो मैंने आपको सिखाया है, अगर कहीं व्यास दिया गया है तो आप अवश्य उठाइए अर्धवृत्त में बना कोण समकोण। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। यहां से सीधे इसको मिला दीजिए। तो बच्चे कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का हो रहा है। तो यहां से ये भी तो 90 होगा। दो काम हम कर चुके हैं। तीसरा और मुख्य काम क्या है? हमने आपको बताया कि देखिए किसी चाप द्वारा सेंटर पे कोण बना है, बना है क्या? उसी चाप द्वारा कहीं कोई अन्य कोई और कोण बना है? हाँ बना है। तो CD द्वारा सेंटर पे 60 डिग्री का कोण बना है, तो इसी CD द्वारा शेष भाग पर 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये 30 हो गया, ये 90, तो ये 60 डिग्री आएगा। ये आपका आंसर है। समझ में आया? तो एक बार जब आप फिगर बनाएंगे बिना प्रेशर के, जितना क्वेश्चन में कह रहा है उतना सोच कर देख कर, तो आपका आंसर भी आएगा। याद रखिएगा ज्योमेट्री है तो कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है अपने आंसर लाने के लिए, जैसे यहां पर हमने कंस्ट्रक्शन किया है आंसर देने के लिए। समझ में आ रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद विशाल हमें वो जो ऑर्डर है वो सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पे। दूसरे नंबर का सवाल बच्चों ये नहीं करवा रहा हूं मैं, ये आपका बड़े आराम से फॉर्मूला है, पूछा गया है, मैं कल करवा दूंगा इसको। एकदम एग्जैक्टली फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला? DCT का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। याद है ना क्या होता है DCT का फॉर्मूला? क्या होता है? अंडर रूट D स्क्वायर, यानी कि केंद्रों के बीच की दूरी माइनस त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग। यही होता है, यही बताया गया है। सही है। और TCT होता है तो क्या होता? केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस, नहीं होता वहां पर, अच्छा, केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं के योग का वर्ग होता वहां पर, का अंडर रूट, दोनों में अंडर रूट होता है। तो ये फॉर्मूला ही है। दूसरा सवाल ना नोट करवाऊं? हो जाएगा ना बच्चों? आइए तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। P एक वृत्त के बाहर का एक बिंदु है। क्वेश्चन नोट करते चलिए आप लोग भी। बिंदु है जो उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर है। सेंटीमीटर दूर है। P से खींची गई एक छेदक रेखा, मतलब सेकेंड ऑफ द सर्कल, एक छेदक रेखा उस वृत्त को A तथा B बिंदुओं पर, A तथा B बिंदुओं पर इस प्रकार काटती है कि PA बराबर 9 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यह क्वेश्चन है आपका बच्चों, ध्यान रखिएगा। P एक वृत्त के बाहर का एक बिंदु है जो उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। P से खींची गई एक छेदक रेखा उस वृत्त को A तथा B बिंदुओं पर इस प्रकार काटती है कि PA बराबर 9 है और AB बराबर 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या बनाऊं फिगर का ही तो सब कुछ रोल है यहां पर। देखिए P एक बाहर बिंदु है, इससे केंद्र से इसकी दूरी क्या है? 13 है। ध्यान से देखिएगा,
फिर P से एक छेदक रेखा खींची गई है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, A और B बिंदुओं पर। तो A कहां होगा, यहां होगा कि यहां होगा, यहां होगा, और B यहां होगा। आप अगर A यहां B यहां कर देंगे तो गलत हो जाएगा। वो छेदक रेखा कहां से चली है, P से चली है। कहां से चली है, P से चली है। सबसे पहले कौन आएगा, A आएगा, तो ये बिंदु क्या होगा, A होगा, और ये बिंदु क्या होगा, B होगा। अगर आपने यहां A ले लिया, यहां B ले लिया, तो ये गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात? तो A यहां होगा और B यहां होना है। सबको क्लियर हो गया होगा ये चीज, कोई डाउट? ये फिगर में बोला गया इतना है। PA बराबर दे रखा है 9 सेंटीमीटर, और AB बराबर दे रखा है क्या है, 7 सेंटीमीटर। वैल्यू किसकी पूछी गई, त्रिज्या की। R ये आपसे पूछा गया, ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। पहला एक तरीका क्या है, इसको आगे मिला लीजिए, तो ये भी क्या होगा, R। प्रॉपर्टी कौन सी हुई, वृत्त की दो जीवाएं, दो कॉर्ड एक दूसरे को बाहर बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो क्या होता है बताइएगा। ध्यान से देखिए, इतना इंटू इतना बराबर इतना इंटू इतना, यही सिखाया गया है आपको। याद आ रहा है कि नहीं, ये चीज बताया गया था कि अगर वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के बाहर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो क्या होगा। इस बिंदु से लेके यहां तक जाइए इतना, और गुणे इतना, बराबर इस बिंदु से लेके यहां तक जाइए BP, और इंटू क्या होगा, AP होगा। नाम रख दूं इसका मैं, क्या नाम रख दिया जाए, C और D रख दिया जाए। तो ध्यान से देखिए क्या होगा यहां पर, CP इंटू DP बराबर BP इंटू AP। सहमत है आप लोग बच्चों? ये मेथड 1 है, ध्यान से देखिएगा, ये मेथड 1 है आपका। क्लियर हो रहा है? अब चलिए ध्यान से देखिए, मेथड 1 ही, एक ही मेथड काफी है, दूसरा हम ऐसे ही बता देंगे आपको। CP आप लोग लगा लीजिएगा, CP इंटू DP बराबर BP इंटू AP। CP की वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा? क्या 13 प्लस R होगी? क्यों? O से P तक की दूरी तो 13 है, एक केवल R इसमें ऐड होना है, तो 13 प्लस R होगी। और अगर मैं DP की वैल्यू आपसे पूछूं तो क्या 13 माइनस R होगी? क्यों? क्योंकि OP की पूरी वैल्यू 13 है, और OD घटा देंगे तो DP आएगा। ये डिस्टेंस हमको चाहिए, तो पूरे 13 में से ये R घटा दीजिए तो 13 माइनस R होगी। अब देखिए BP की वैल्यू 9 7 16, और AP की वैल्यू क्या है, 9 है। आ रहा है समझ में सबको? अब हल करके R बराबर बताइए क्या, R बराबर 5, ये आपका आंसर आ गया, 5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे। नॉलेज हंट कह रहे हैं, मास पॉइंट थ्योरम का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं और क्वेश्चन करा दी। हाँ कराऊंगा कल, लेकिन कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन और नोट करने हैं उसके अच्छे, ठीक है। अभी आज और नोट करूंगा, फिर उसको कल करवाऊंगा। एकदम कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा लेंदी है। आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके भी कर सकती हैं क्वेश्चन, लेकिन वो ज्यादा लेंदी है। इससे कम समय में कौन होगा, यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। आ गया समझ में? यहां से क्या कर लीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, इससे भी हो जाएगा बड़े आराम से क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? चलिए लेकिन ये ज्यादा आसान था, एक बार में दिखाई दिया है। अगर इसको जैसे ही हम पीछे बढ़ा लेंगे तो ज्यादा मेहनत नहीं है। यहां पर सीधे दो जीवाएं एक दूसरे को बाहर P पे प्रतिच्छेद करें तो यही कहानी होती है ना। एक बार में आपका आंसर आ गया है, ये ज्यादा आसान था, सोचना ज्यादा सिंपल था। सही है, हो गया ये। आप यहां से टेंजेंट ड्रॉ करके भी घर से करके आइएगा, वैसे भी हो जाएगा। मेथड 2 में आप लोग करिएगा, मैं केवल एक ही मेथड कराऊंगा। आइए चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका एकदम शीट 1 की तरह है, इसको भी मैं छोड़ रहा हूं। अब मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा नहीं 5 देख लीजिए। 4 भी सिंपल है, सिमिलैरिटी का है। कल आपके पास शीट आएगी, कल क्या अभी आ जाएगी कुछ देर में, तो आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 डू योर सेल्फ है। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, ओ एक त्रिभुज ABC का
परिकेंद्र है, परिकेंद्र यानी कि सरकम सेंटर है, जिसकी परित्रिज्या यानी कि सरकम रेडियस, परित्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। यदि BC बराबर 24, यदि BC बराबर 24 सेंटीमीटर और OD BC पर लंब हो तो OD की लंबाई क्या होगी? OD BC पर लंब है तो OD की लंबाई क्या होगी? तो सुन लीजिएगा, आज की मुख्य शिक्षा क्या है। अगर कहीं परिकेंद्र की बात करे, त्रिभुज के परिकेंद्र की बात कर रहा है, तो वहां परिवृत्त बनाना अनिवार्य है। बिना परिवृत्त बनाए आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर कहीं सरकम सेंटर की बात किया है, कुछ चीजें फिक्स है, अगर ये बात किया है तो ये होगा, नहीं करेंगे तो फिर नहीं लग पाएगा क्वेश्चन, फंसे रहेंगे आप। तो मैंने क्या बताया, अगर कहीं किसी क्वेश्चन में परिकेंद्र की बात किया है तो वहां परिवृत्त बनना अनिवार्य है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ABC का परिकेंद्र O है, ये लीजिए, ये परिवृत्त हो गया और ABC आपका एक त्रिभुज हो गया। ये A है, ये B है और ये C है। O इसका परिकेंद्र हो गया। अब क्या बोला है, परित्रिज्या 13 है, BC 24 है और OD BC पर लंब है। OD BC पर लंब है, ध्यान से देखिएगा। तो OD की लंबाई क्या होगी, ये पूछा गया। तो बच्चों यही तो परित्रिज्या होगी, क्या होगी, ये 13। अगर ये सर्किल ना बनाए तो आप ये नहीं बोल पाएंगे कि ये जो लंब है इस त्रिभुज की इस भुजा पे, इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। अगर ये नहीं बनाए होते, हम केवल इस तरह से फिगर बनाए होते, ये लंब है, ये पूरा 24 है बच्चे, तो हम ये नहीं बोल पाते कि ये OD इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, क्योंकि ज्यादा सोचना पड़ता है इसके लिए। अब ये सर्कल हमारे सामने है तो सर्कल की एक जीवा हो गई ना BC, और जब जीवा पे सेंटर से लंब डाला जाता है, इस वृत्त का ही तो ये केंद्र है, तो केंद्र से अगर जीवा पे लंब डाला जाता है तो ये लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये भी आपको मैंने पढ़ाया है। तो ये 24 हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो 13 12 तो ये क्या आएगा, 5 आएगा। OD की लंबाई आ गई आपकी 5 पाइथागोरस से। देखिए अर्पित वर्मा, सत्यम, नितेश, 4 का 10 होगा। दे रहे हैं आंसर बच्चे। क्वेश्चन है कहां उन लोगों के पास? हाँ, अच्छा, लिखवाया गया था क्वेश्चन, ठीक है, कराया नहीं गया होगा। ठीक है, अब मैं करा रहा हूं। चलिए, कितने क्वेश्चन लिखवाए गए थे? 15 क्वेश्चन लिखाए गए थे। मतलब क्वेश्चन है आप लोगों के पास? हाँ, नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेंगे और मजबूती आ जाएगी। बार बार भाषा रिवाइज होगा ना, जितनी बार भाषा पढ़ेंगे उतना ज्यादा मजबूत पकड़ होती है। चलिए, यह अलग बात है कि क्लास का कीमती समय इसमें थोड़ा सा बर्बाद होगा, कल से नहीं होगा, आज ही बर्बाद हो रहा है क्वेश्चन लिखने में, लेकिन कल से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। D तथा E, अभी मैं पीछे का शीट 1 का क्वेश्चन पूछूंगा अभी आप लोगों से, देखूंगा कितने लोगों को तैयार है। जिन तो तैयार नहीं होगा उन पे फाइन लगाएंगे हम, ठीक है, फाइन 100 रुपए एक क्वेश्चन ना बताने पर। D तथा E त्रिभुज ABC के AB तथा AC भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, मिड पॉइंट्स हैं। उसमें BC को P तक बढ़ाया गया है, उसमें BC को P तक बढ़ाया गया है। अनिल दरवाजा बंद करिए। और DE, DP तथा EP को जोड़ दिया गया है।
जोड़ दिया गया है। निम्न में से क्या सही है? निम्न में से क्या सही है? पहला लीजिए ऑप्शन, ट्रायंगल पीईडी इज इक्वल टू ट्रायंगल ए बी सी बाई 4, यानी कि इसका मतलब क्या है? पीईडी का क्षेत्रफल ए बी सी के क्षेत्रफल का क्या है? चौथाई है। कहना यह चाहता है, यहां पर लिखा है ट्रायंगल पीईडी इज इक्वल टू ट्रायंगल ए बी सी बाई 4, मतलब पीईडी का क्षेत्रफल ए बी सी के क्षेत्रफल का चौथाई है। दूसरे नंबर पे क्या है? ट्रायंगल पीईडी इज इक्वल टू ट्रायंगल बीईसी। सी वाले पे आइए, ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू ट्रायंगल बीईसी। और डी वाले पे आइए, नन ऑफ दीज। तो देखिए, सबसे पहले तुरंत आप बनाइए एक ट्रायंगल, क्या? ए बी सी बना लिया आपने। फिर बोला गया है ए बी तथा ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु कौन है? डी और ई है। डी और ई, ए बी और ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु है। बी सी को कहां तक बढ़ाया गया है? बी सी को पी तक बढ़ाया गया है। पी तक बढ़ा लीजिए, पी तक बढ़ा लीजिए। और फिर डीई, डीपी और ईपी को जोड़ दिया गया है। इसको, इसको और इसको जोड़ दिया गया है। ध्यान से देखिएगा। तो आपसे पूछा गया है कि क्या सही है, पीईडी का एरिया ए बी सी बाई 4 है कि नहीं? सुनिए, यहां ये सी है। कैसे लगेगा ये क्वेश्चन? आज फिर एक इंपॉर्टेंट बात सीख लीजिए, डेली इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेंगी। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का मध्य बिंदु दिया गया है तो तीसरी भुजा का भी मध्य बिंदु अपने आप ले लीजिए, अपने आप सेल्फ से आपको तीसरी भुजा का मिड पॉइंट ले लेना है। ये ले लिया आपने। बच्चों यहां से इसको मिला लेंगे। हमने आपको एक थ्योरम पढ़ाया है कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है तो त्रिभुज 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित होता है। सहमत है? तो अगर हम बोलना चाहें तो डी ई एफ हो गया ये। अगर हम बोलना चाहें तो क्या डी ई एफ का क्षेत्रफल ए बी सी के क्षेत्रफल का बाई 4 बोल देंगे? 100% बोलेंगे। कोई डाउट किसी को? देख लीजिए, सुन लीजिए, अनिवार्य काम क्या है। अगर किसी त्रिभुज में, ये सब चीजें अगर आगे दिमाग में नहीं रहेंगी तो सवाल लग नहीं पाएंगे। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का मध्य बिंदु दिया हुआ है तो तीसरी भुजा का मध्य बिंदु आप अपने आप ले लीजिए। ले लिया हमने यहां बीसी का मिड पॉइंट एफ, ये बीसी का मिड पॉइंट एफ हो गया। तो डीईएफ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या ए बी सी के क्षेत्रफल का चौथाई होगा? निश्चित रूप से होगा। पहले ही स्टार्टिंग में पढ़ाया गया है, होता है ऐसा। तो लिख सकते हैं ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू ट्रायंगल ए बी सी बाई 4। कारण लिखना हो तो कारण अवश्य लिखिएगा कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की रचना होती है। आप लोग कमरे पे जाके लिख लीजिएगा, यहां नहीं। समझ में आ गया? तो ये एक पैटर्न हो गया। फिर इसके बाद बच्चों देखिए, आप ये भी तो जानते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सामने वाली भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। तो क्या डीई पैरेलल टू बीसी नहीं होगा? तो क्या जब डीई पैरेलल टू बीसी है तो क्या डीई पैरेलल टू बीपी नहीं होगा? होगा? होगा कि नहीं होगा? बता दीजिएगा। निश्चित रूप से होगा, हो ही रहा है, होगा। अब ध्यान से देखिए, जिम्मेदारी से समझिए। जब डीई और बीपी पैरेलल है तो एक प्रॉपर्टी हमने और आपको बताया था कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में आपस में बराबर होते हैं। एंगल फॉर्म बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया, बताया मैंने आपको, ये सारी चीजें बताई गई थी। तो क्या हम डीईएफ का क्षेत्रफल और डीईपी के क्षेत्रफल को बराबर बोल सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये एक ही आधार डीई पे बने त्रिभुज है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में। दिखाई दे रहा है? तो क्या डीईपी का एरिया डीईएफ के एरिया के बराबर होगा? हम आपसे जानना चाहते हैं। होगा? निश्चित रूप से ऐसा होगा, अनिवार्य रूप से ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि डीई पैरेलल टू बीसी है। बीसी मतलब आप बीपी भी बोल दीजिए तो बात एक ही है। क्यों? क्योंकि बीसी को ही तो आगे बढ़ाया आपने, बीसी को ही आगे बढ़ाया। तो डीई पैरेलल टू आपका बीपी होगा। तो निश्चित रूप से डीई पर एक ट्रायंगल बना है डीईपी
और डीई पर ही एक ट्रायंगल बना है डीईएफ, तो इन दोनों के एरिया क्या होने हैं, बराबर होने हैं। तो हम यहां पर जो डीईएफ है उसको क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल पीईडी लिख सकते हैं कि नहीं, बता दीजिए। तो ट्रायंगल पीईडी का एरिया किसके बराबर हो गया, ट्रायंगल एबीसी के एरिया का चौथाई हो गया। आ गया समझ में, यानी कि ए वाला ऑप्शन क्या है, सही है। पूरा डिटेलिंग करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना है, रिजल्ट मिल जाएगा। दोबारा देख लीजिएगा, फिर से फिगर देखिए, मैं बता रहा हूं, चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना है आपको। बोला गया एक ट्रायंगल है, नाम है इसका एबीसी। बोला गया एबी और एसी के मध्य बिंदु क्या हैं, डी और ई हैं, बोला गया मध्य बिंदु है। फिर बोला गया बीसी को आगे बढ़ाइए, कहां तक ले जाइए, पी तक ले जाइए, पी तक हम लेके चले गए हैं। फिर डीई, ईपी और डीपी को जोड़ दिया गया, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, ये जोड़ दिया गया है। तो बच्चों हम सबसे पहले आपको यह बताए हैं कि अगर त्रिभुज की दो भुजाओं का मध्य बिंदु दिया गया है तो तीसरी भुजा का भी मध्य बिंदु आपको अपने आप ले लेना चाहिए। तो तीसरी भुजा का मध्य बिंदु आप अपने आप लेंगे, तो यहां मान लिया इसका मिड पॉइंट एफ ले लिया, तो यहां से अगर मिलाया जाए, बिंदु लेने का मतलब मिलाना भी चाहिए, अगर मिलाया जाए तो क्या डीईएफ का एरिया एबीसी के एरिया का बाई 4 होगा। यह आपका नियम बताया गया है, थियरी में पढ़ाए हैं कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की रचना होती है। तो डीईएफ का एरिया एबीसी बाई 4 होगा, निश्चित रूप से होगा, सही है। अब सुनिए ध्यान से, अब क्या हो गया यहां पर, डी पैरेलल टू बीसी हो जाएगा, एज वेल बीपी हो जाएगा। आ रहा है समझ में, क्यों बच्चों, क्योंकि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सामने वाली भुजा की आधी और उसके समांतर होती है। कौन सा प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थियरम, होगा ऐसा। अब बताइएगा, हमने डी एफ बराबर ए बी सी बाई 4 लिख दिया, तो अब बच्चों एक प्रॉपर्टी और मैंने बताया है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में आपस में बराबर होंगे। तो बताइए किसका किसका एरिया सेम होगा, डीईएफ और डीईपी का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो जहां पर डीईएफ लिखा हुआ है वहां हम पीईडी लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। तो पीईडी का जो एरिया होगा वो एबीसी के एरिया का क्या होगा, चौथाई होगा। सबको समझ में आ गया, दोबारा बता दूं एक बार, क्लियर है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। ओरल है ये सब क्वेश्चन, आप देख कर बता सकते हैं एक बार में कि यही आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद आ जाइएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका सिंपल है, कल शीट मिलने दीजिए, हो जाएगा एक बार में। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। यदि जी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है, केंद्रक हो, और एजी बराबर बीसी हो, तो एंगल बीजीसी का मान चाहिए, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है बच्चों, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सवाल आपके सामने है, एबीसी का केंद्रक जी है और एजी बराबर बीसी दे रखा है। ये लीजिए त्रिभुज आप बनाइए, फिगर पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। बना लिया एबीसी, और ये जी इसका क्या हो गया, केंद्रक हो गया, और एजी बराबर किसके बोला गया है, बीसी के। तो बाबू ये पूरा आगे तक बढ़ा लीजिए, ये पूरा आगे तक बढ़ा लीजिए। अगर मैं ये बोलूं कि ये पूरी माध्यिका 3 सेंटीमीटर की है, तो क्या ये 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर होगी, अगर ये माना जाए तो। और एक चीज आगे और लिखा है, एजी बराबर बीसी, तो बच्चों एजी बराबर बीसी का मतलब ये भी पूरा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। श्योर है कि नहीं, बता दीजिए आप लोग। जब एजी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर तो बीसी की वैल्यू भी 2 सेंटीमीटर होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा। अब देखिएगा क्या करेंगे, हमको बीजीसी चाहिए तो यहां से इसको मिला देंगे, ये माध्यिका तो है ही, तो ये भी 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में बनेगा, बैठेगा। अब आप हमको बता दीजिए किसी त्रिभुज में अगर ये और ये बराबर है तो यहां कितने डिग्री का एंगल,
90 डिग्री का एंगल होता है कि नहीं? हमने पीछे ये चीज आपको प्रूव करवाया है। किसी त्रिभुज में ये पार्ट और ये पार्ट आपका अगर इक्वल है तो निश्चित रूप से यहां कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल। तो BGC में आपको यही दिखाई दे रहा है, ये 1 है, ये 1 है और ये भी 1 है, तो यहां कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एंगल BGC इक्वल टू क्या? 90 डिग्री। ये आपका आंसर है। ये वाली थियरम यूज हुए इसमें, हमने ये चीज आपको बता रखा है पीछे शीट 1 में ही ये नोट लिखवाया है कि नहीं? देखिए, जो रेगुलर क्लास नहीं किया वो डिस्टर्ब रहेगा, पहली चीज मैं बता दे रहा हूं। ज्योमेट्री है, इतिहास नहीं है कि कहीं से आइए आप समझ लेंगे। एक एक चीज जानना जरूरी है। एक छोटा सा पॉइंट भी आपको क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन में फंसते रहेंगे आप। बार बार हम उन चीजों को क्लियर कर नहीं सकते, तो कि ऐसा तो है नहीं कि 5 दिन 10 दिन में कंप्लीट करना, चलो कंप्लीट हो गया। लंबे समय से पढ़ाता आ रहा हूं इसको, काफी समय दे चुका हूं मैं शीट 1 पे और थियरी पे। अब शीट 2 चल रहा है तो इस पे भी एक लंबा समय दिया जाएगा, क्योंकि ये मेन शीट है आपकी, एक अच्छा खासा समय इस पे दिया जाएगा। तो जिम्मेदारी के साथ इसको कवर करिए। इसके बाद आपका इसी शीट के कंप्लीट होने के बाद टेस्ट भी अभी एक ही हुआ है ना, 2 टेस्ट अभी और बचे हुए हैं। तो ये जब आधा कंप्लीट हो जाएगा तो एक टेस्ट होगा, एक लास्ट में होगा। ठीक, चलिए जिम्मेदारी से देखिए अगला क्वेश्चन मैं नोट करवा रहा हूं। समझ में आ चुका है सबको? क्लियर है? यस, यही तो। देखिए आप न्यू स्टूडेंट हैं तो प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं? अच्छा, आप इंग्लिश मीडियम हैं। सेंट्रॉयड होता है। सेंट्रॉयड मतलब क्या? हाँ, 2:1 में मीडियन, तो मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस आर कॉल्ड सेंट्रॉयड, इज कॉल्ड सेंट्रॉयड। एंड आप ये भी कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉयड। सही है, मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका सेंट्रॉयड कहलाता है, जहां मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो सेंट्रॉयड है। नए स्टूडेंट हैं आप? हाँ, तो छूटा हुआ है आपका, एक बार थियरी कवर कर लीजिए, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, 15-15 दिन की थियरी होगी। चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन पे। शीट कल मिल जाएगी बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग के लिए मेरा जो इंग्लिश मीडियम वाला बैच है वो फ्री है। 3 से 4 उसमें मैं रेगुलर मैथ पढ़ाता हूँ। 3 से 4 अभी 3 से 4 मेरा बैच रेगुलर चलता है, उसमें मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उसमें पढ़ना चाहें तो आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो क्लास फ्री है आप लोगों के लिए, चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब यह है कि इंडिविजुअल इतना मैटर उसमें नहीं पढ़ाया जाएगा, 40% ही उसका पढ़ाया जाएगा या 35% इंडिविजुअल का, लेकिन फिर भी वो इंग्लिश मीडियम में है तो उसमें कोई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत नहीं होती। उसमें सब इंग्लिश मीडियम वाले रहते हैं, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम का फाउंडेशन बैच है। आप लोग का नए सेशन से जब ये सब कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी तो एक बैच मैं स्टार्ट करूंगा, मानते चलिएगा जुलाई में, आपके आने वाले जुलाई में या मई जून जुलाई में कभी भी वो बैच स्टार्ट हो सकता है। वो भी आप लोग के लिए फ्री रहेगा, वो इंडिविजुअल मैथ्स का बैच रहेगा, इंग्लिश मीडियम। ठीक है, ये सारी चीजें जो हिंदी में मैं बोल रहा हूं कुछ भी वहां हिंदी में नहीं बोलूंगा। बोलचाल की भाषा भले हमारी हिंदी होगी, लेकिन क्वेश्चन का टर्म भी इंग्लिश में, सारी चीजें क्वेश्चन पढ़ूंगा भी इंग्लिश में, बताऊंगा भी सारी चीजें इंग्लिश में, समझाऊंगा कहीं कहीं। भाषा बोलचाल की हम लोग की बस हिंदी होगी, मतलब वो कह सकते हैं बाइलिंगुअल। क्या कह सकते हैं? बाइलिंगुअल। अब ये नहीं कि उसमें बाइलिंगुअल का मतलब ये नहीं कि हिंदी मीडियम वालों को मैं यहाँ वहां समझाऊंगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं होगा वो बैच, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ये बैच मान लिया ये मुख्य रूप से हिंदी मीडियम के लिए है बैच। सच्चाई यही है, ये बैच किसके लिए है? हिंदी मीडियम वालों के लिए ही है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं है बैच। लेकिन फिर भी बच्चे कर लेते हैं, जैसे आप भी कुछ दिन 15 दिन 20 दिन पढ़ेंगी तो आपको आदत पड़ जाएगी, सारी चीजें आप कन्वर्ट हो जाएंगी इंग्लिश से हिंदी में। ठीक है, तो चीजें सब समझ, ऐसा होता है अक्सर। चलिए आइए देखिए, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में एंगल A लेस देन एंगल B, आधार ये हो गया, फिर आधार की ऊंचाई, शीर्ष कोण C को 2 भागों C1 तथा C2 में विभाजित करती है। यहां C2 BC के निकट है, निकट मतलब पास में, C2 BC के निकट है, तो C1 माइनस C2
इज इक्वल टू एंगल बी माइनस एंगल ए, बी वाला ऑप्शन है। C1 माइनस C2 इज इक्वल टू ए माइनस बी, आपका सी वाला है। C1 प्लस C2 इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी वाला सी के बाद डी है। C1 प्लस C2 इज इक्वल टू ए माइनस बी या बी माइनस ए। चलिए, ये चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। इसमें आपको फिगर जब बनाएंगे वहां पर कोई न्यूमेरिकल फिगर रखेंगे एंगल की, तब आराम से जीटीओ से ये आंसर निकल के आएगा। चलिए देखिए सवाल क्या है आपका। त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए एंगल बी से छोटा है और आधार की ऊंचाई शीर्ष कोण सी को दो बराबर भाग C1 और C2 में विभाजित करती है, और C2 क्या है, BC के निकट है। तो क्या सही है, फिगर ले लीजिए, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया आपका C, B और ये A। इसमें क्या बड़ा है, B बड़ा है ना बच्चों, हाँ ठीक है। अब देखिए इसने इसको दो बराबर भाग में बांटा है, दो बराबर नहीं दो भागों में बांटा है, C1 और C2। तो बच्चों ये C1 और ये क्या हो जाएगा C2। और कोई समस्या। मान लिया ये कोण क्या है, ये कोण क्या है 60 डिग्री, ये कोण क्या हो गया आपका 50 डिग्री, तो ये कोण क्या हो गया 70 डिग्री। आधार की ऊंचाई, सॉरी ये कोई रेखा नहीं है, ये क्या है, आधार से ये ऊंचाई है। समझ में आ रहा है, आधार से ऊंचाई बोला है कि आधार की ऊंचाई बोला है, आधार की ऊंचाई, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, एग्जैक्टली हाइट है, अल्टीट्यूड है, तो क्या होगा आपका 90 डिग्री यहां होगा। ये क्या होगा C1, C1 नहीं C2, और ये क्या होगा C1। बच्चों अब बताइए, अगर मैं इसको 90 बोल दूं, इसको 60, इसको 50, ये पूरा अपना 70 तो है ही, कोई टेंशन नहीं है, माना है हमने अपने हिसाब से एंगल। तो 90 60 तो ये 30 आएगा, C2 30 आएगा कि नहीं। ये 90 50 तो ये 40 आएगा, 40 30 70 दिखाई भी दे रहा है आपको। यही एग्जैक्टली इसका फिगर होगा जो आपके सामने हमने बना रखा है। अब जीटीओ होंगे, क्या होंगे जीटीओ। तो जीटीओ में चेक करेंगे, C1 माइनस C2 अगर करते हैं तो 40 में से 30 गया, कितना आया 10 आया, और 60 में से भी 50 गया, कितना आया 10 आया, यानी कि यही आंसर क्या है सही है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही एंगल लेकर करेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज को, समझ में आया। ये ऊंचाई है तो अपने आप 90 डिग्री पे गिरेगा, बाकी के एंगल आपको मानने हैं। ये 60 मान लिया, कुछ और भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने 60 माना तो आप भी 60 मानेंगे, कुछ भी मान लीजिए। इसको 70 मान लीजिए, ये 70 हो जाएगा, तो ये मान लिया कितना हो गया, मान लिया ये 30 हो गया, 70 30 100, तो ये 80 हो जाएगा। उसी आधार पे तो भी ये चेक होके यही आंसर सही दिखाई देगा, ए वाला ही, तो भी आंसर ए ही सही दिखाई देगा आपको। क्लियर है सारे बच्चों को। चलिए, कुछ दिन की समस्या है ये डिस्टेंसिंग वाली, बच्चे कह भी रहे हैं, कमेंट भी एक बच्चे ने किया है कि 18 तारीख से कोचिंग खुल रही। जब पूरा प्रॉपर आधिकारिक आदेश आ जाएगा तो ये 100 बच्चों वाला मानक हमारे ख्याल से क्या होगा, हटा दिया जाएगा। तो फिर क्या होगा, 200 बच्चों को बैठाना रहेगा, तो भी हमारी ये 3 क्लासरूम रहेगी, 200 200 200, हॉल नंबर 1 2 एंड 3, 600 बैठ जाएंगे आराम से बच्चे। आइए चलिए देखिए, अब इसमें ये करवाना है मुझे बस बच्चों, वो पॉलिथीन वाला, सॉरी पन्नी नहीं आती ट्रांसपेरेंट, वो लगवाना है। चूंकि समय नहीं मिल पाया इसलिए लगवा नहीं पाए, लेकिन उसको लगवा देंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप 1 में बैठे हैं, कि हॉल नंबर 2 में बैठे हैं, कि हॉल नंबर 3 में बैठे हैं। आपको लगेगा कि एक ही है सब, ठीक है। लेकिन दूसरों को क्या लगेगा, दूसरों को ये कहा जा सकता है कि मैंने तो बांट दिया। चलिए आइए, अब देखिए इसके बाद एक 11 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 10 तो सिंपल है, करवा दूं क्या, चलिए करवा देता हूं 10, देख लीजिए। आज से आपका PS2 स्टार्ट हो गया, बस मजबूती के साथ लगे रहिए, करना है। यदि त्रिभुज
ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु D है और ट्रायंगल ABD का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? करिए इस क्वेश्चन को। सत्यम मिश्रा कह रहे सर टोटल इंग्लिश में आप बोलेंगे। सुनिए, हम इतना इंग्लिश में बोलेंगे कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को उससे ज्यादा अच्छे से कहीं नहीं समझ में आएगा। समझ में आए, हम समझाने की गारंटी लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाला थोड़ा भी बच्चा डिस्टर्ब नहीं होगा, एक एक चीज समझ में आएगा। हम उतना ही इंग्लिश में बोलेंगे, क्योंकि देखिए शुरू से हमने इंग्लिश मीडियम का बैच तो लिया नहीं, हिंदी मीडियम ही लिया। हमारी आदत कंप्लीट हिंदी मीडियम हो गई है। ये अलग बात है कि हमारी स्कूलिंग जो हुई थी इंग्लिश मीडियम से हुई थी, बाद में यूपी बोर्ड में आ गया, तो इंग्लिश हमारी अच्छी है ऐसा नहीं है, लेकिन एक फ्लो छूट जाता है ना, तो आदमी बोलना भूल जाता है। चलिए, अब इसके बाद है आपका इसका क्वेश्चन नंबर 10। एक बार में ही आंसर आएगा, देखिएगा। ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु क्या है बच्चों? ये लीजिए D है। ABD का क्षेत्रफल क्या है? 16, तो इसका भी एरिया 16, पूरे का एरिया, ट्रायंगल ABC का एरिया क्या हो गया? 32। ये आपका आंसर आ गया। हर एक बच्चा देखेगा ध्यान से। समय आपका समाप्त होने वाला है, एक सवाल और नोट करवा दूंगा मैं तब तक, 11 नंबर का। ये तो समझ में आ रहा है ना बच्चों? ये माध्यिका है। माध्यिका क्या करता है? त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है, तो वो 16, तो वो 16, 16, 16, 32। चलिए, अब है आपका 11 नंबर का सवाल। इसमें थोड़ी सी काम आपको करना पड़ेगा, इसको हम बोल देते हैं, नोट करिए, सही है? अच्छा, उस दिन व्हाइट बोर्ड पे सारे क्वेश्चन लिखे गए थे कि बोले गए थे? लिखे गए थे। अब हम बोलेंगे। चलिए, एक त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं, एक त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं CD और BE एक दूसरे को O पर काटती हैं। CD और BE एक दूसरे को O पर काटती हैं। तो ट्रायंगल ODE इज टू ट्रायंगल ABC, लिख देते हैं। ट्रायंगल ODE इज टू ट्रायंगल ABC। क्षेत्रफल यहां लिख लीजिए। क्षेत्रफल त्रिभुज ODE इज टू त्रिभुज ABC का मान ज्ञात करें। ये लीजिए, समय भी आपका समाप्त हो गया। आंसर कोई देना चाहे तो दे सकता है। 1:12। कैसे दिया आंसर? लगा के दिया है कि याद था? लगा के दिया आंसर, गुड। 1/12 किसका है और किसका? आप पूरा सवाल नहीं नोट कर पाए क्या? नोट कर लीजिए, बोल रहा हूं, मिला लीजिए। देखिए, यदि त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु D है और अच्छा नहीं, गलत हो गया। एक त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं, फिर से बोल रहा हूं सवाल, एक त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं CD और BE एक दूसरे को O पर काटती हैं, यही है ना क्वेश्चन? तो क्षेत्रफल त्रिभुज ODE इज टू त्रिभुज ABC का मान ज्ञात करें। हो गया बाबू? हो गया? लिख लिया आपने? बोल नहीं रहा बालक। हो गया ना? ठीक। चले बच्चों, हम लोग मिलेंगे कल। इंग्लिश मीडियम वाली ये बच्ची शीट ले ले, आप ले लीजिए, लगाइएगा क्वेश्चन, रिवीजन कर लीजिएगा एक बार। शीट वैसे अभी डाला जाएगा। 1/12 कैलाश पाल, अर्पित, इकराम सब आंसर दे रहे हैं। मुकेश मौर्य, अनूप प्रकाश, शिव जी, जय हिंद, गुड। चलिए सर, मैं कैसे लिखूंगा? अभी ड्राइव कर रहा हूं कार। ऐसे बच्चों को तो कूट देना चाहिए। बच्चियां जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए आप लोग। अभी शीट